देखो संधि ये सही है ना, और ये संधि भी सही है। इसके अलावा यदि संधि आप ऐसा लिखते हैं ये वाला, तो ये संधि गलत है, ये संधि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मानक जो ध है ना, मानक जो ध है वह ऐसा लिखा जाता है, मानक ध ऐसा नहीं लिखा जाता है। ये भारत सरकार ने निर्णय लिया है। तो कईयों की यदि आदत है तो धीरे धीरे आपको शिफ्ट होकर इस पे आना है। ये वाला ध सही नहीं होता है, ये वाला ध सही नहीं होगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो इसको पहला स्थान देंगे, इसको दूसरा स्थान देंगे। संधि ज़्यादा शुद्ध जो है पहला वाला है ना संधि। अच्छा, संधि जो है दो अक्षरों के परस्पर मिलन के बाद जो ध्वनि परिवर्तित होती है उसे संधि कहते हैं। आपको पहले कंसेप्ट क्लियर कर दूं मैं, दो अक्षर कौन कौन से हैं भाई, कैसे मिलते हैं, क्या होता है। आप देखो एक ही उदाहरण में आपको लगेगा ये संधि है, पर संधि नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको हम स्पष्ट करेंगे। तो पहले परिभाषा लेने से पहले मैं आपको अक्षरों के बारे में बता दूं। देखिए अक्षर जो हमारे हिंदी में हैं, जो संधि में काम आएंगे, उन अक्षरों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अक्षर है स्वर। ये स्वर हैं, है ना। स्वर कौन कौन से हैं? स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये स्वर है, ठीक है ना। और व्यंजन कौन से हैं? ध्यान रखना, हम बात करने जा रहे हैं संधि की। तो संधि की जब बात करते हैं तो जो जो अक्षर हमारे संधि में काम आएंगे उन्हीं अक्षरों के बारे में हम बताएंगे। अक्षर इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब जैसे यहाँ पे एक आगत स्वर है, कॉलेज नॉलेज वगैरह में काम आता है। ये भी स्वर है, लेकिन हम इसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम वर्ण पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं संधि को सीखने से पहले कौन कौन सी मूलभूत बातें हमें आनी चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए स्वर ये हो गए। अच्छा, फिर व्यंजन अक्षर कौन से हैं? व्यंजन अक्षर का नाम है, व्यंजन का ही नाम है हलवर। व्यंजन या हलवर। ठीक है ना, ये दो नाम है इसके। ये कौन कौन से हैं? देखिए ये हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इसके बाद चार अक्षर और हैं, उसका नाम है य, र, ल, व, श, स, स और ह। ठीक है ना। ये सारे अक्षर व्यंजन अक्षर हैं। इन व्यंजनों में आप देखेंगे ये वाला अक्षर हमने नहीं डाला, ये नहीं डाला हमने, ये वाला भी नहीं डाला। ये दोनों कभी भी हिंदी में संधि में कभी नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है। इसलिए हम संधि के हिसाब से अक्षरों को लिख रहे हैं, न कि वर्ण के ज्ञान के हिसाब से। ठीक है ना। तो इन सब को लेके
ये हो गया स्वर, ये हो गया व्यंजन। अब आपको एक बात जाननी है, वो ये है कि देखो ये जो क है ना, कंसेप्ट समझो आप। पहले देखो संधि वगैरह में, किसी भी पढ़ाई में पहले एक कंसेप्ट होता है, एक अवधारणा होती है। अवधारणा सीख के फिर आप संधि पे जाते हो तो सारी संधि हो जाती है। अवधारणा सीखा नहीं, सीधे संधि पे चले गए, अक्षर जाना नहीं, संधि पे चले गए, तो सारी संधियाँ गलत होंगी। और 50% संधि जानना 20 साल तक फेल होने के बराबर है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए टू द पॉइंट, एक ही बार में सारी बात सीख लो। मैंने क लिखा है, इस क में वास्तव में क है और अ है ना। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो लिखा जाता है क। ऐसी स्थिति हर अक्षर के साथ है। जब मैंने क ख ग घ लिखा, ये सारे के सारे अक्षर अ से रहित हैं, यानी शुद्ध व्यंजन है। जितने भी अक्षर है ना, ये क्या है, ये शुद्ध व्यंजन है। ये आपको पता रहना चाहिए, ये शुद्ध व्यंजन वर्ण है। और हम लोग की पढ़ाई इतनी दूषित है, हमें क ख ग घ भी ठीक से बोलना नहीं आता है। आप देखेंगे स्कूलों में आपने पढ़ा होगा, क ख ग घ ण च छ ज ज ण खाली, पता नहीं कैसे कैसे बोलते हैं वो, क ख ग ण खाली, च छ ज ज ण खाली। ऐसा कोई खाली वाली नहीं होता है। इसका शुद्ध उच्चारण है क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ। दूसरा है च छ ज झ ञ, कोई खाली वाली नहीं होता। ये बेवकूफ़ है जो लोग खाली और पूरी बात करते हैं, उनको बोलना नहीं आता है। हमारी वर्णमाला हजारों साल से ऋषि प्रणीत है, ये पता है, ऋषियों ने बनाया है इसको। इसमें एक रत्ती भर की गलती नहीं है। हम जानते नहीं हैं, इसलिए अपने पूर्वजों की बनाई हुई चीज़ों को गलत ढंग से बोल देते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण। ण तो बोलते हैं, ठीक है। त थ द ध न, प फ ब भ म। और इन सब के लिए आप देखेंगे, ये जो पांचवा अक्षर है ना, पांचवा, इन सब के लिए अंग्रेजी में पता है कौन सा अक्षर है? अंग्रेजी में एम नाम का वर्ण है। अब बताओ, यानी ङ के लिए भी एम, ञ के लिए भी एम, और ण के लिए एन, और एन के लिए भी एन, और इसके लिए तो एम है ही। यानी इन तीनों के लिए आप एम लगाते हो, इन तीनों के लिए, इन दोनों के एन लगाते हो। यानी अंग्रेजी भाषा हमारी बात को, हमारे उच्चारण को ठीक से व्यक्त कर पाने में अक्षम है। उसमें काबिलियत नहीं है कि हमारी बात को व्यक्त कर सके, है ना। तो ये हिंदी भाषा की खासियत है। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। आप इसे बार बार रिवीजन करके क ख ग घ ङ, सुनो मैं कैसे बोल रहा हूँ, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। आपको ऐसे याद करना है। तो ये दोनों बात होगी, स्वर और व्यंजन। मैं फिर से कह दूं, मैं सारे वर्ण नहीं समझा रहा हूँ। वर्णों के तो लंबे चौड़े अभ्यास हैं, वर्ण आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इधर नहीं ले जाऊँगा। लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा मैं, ये जो आपका स्वर और व्यंजन है, ये दोनों का अपना अपना वजूद है, अपना अपना अस्तित्व है, अपनी अपनी विशेषता है। स्वर किसी की सहायता नहीं लेते उच्चरित होने में। क बोलने में क और अ दो अक्षर आ रहे हैं, लेकिन अ बोलने में केवल अ आ रहा है। इसका नाम है स्वर। स्व का मतलब होता है स्वयमेव, स्वयमेव, अपने आप। जो स्व स्वयमेव उच्चरित होगा वो स्वर कहलाएगा, और जिसको उच्चरित होने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी वो व्यंजन कहलाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखनी है बात। ये इसकी परिभाषा हो गई। तो हम इसकी परिभाषा क्या करेंगे? जो स्वयं उच्चरित हो, जो स्वयं उच्चरित हो। अब इसमें क्या है, री जो है ना, री इसका अपवाद है। अपवाद का मतलब री बोलने में र आता है और ई आ जाती है, ये अपवाद है। बाकी सारे अक्षर जो हैं अपने आप उच्चरित होते हैं, स्वयं उच्चरित होते हैं। इसे उच्चारण में लाने के लिए किसी व्यंजन की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये वाले जो हैं, इसकी क्या विशेषता है? वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चरित हों,
उच्चरित हों उन्हें हल कहते हैं, उन्हें हल वर्ण कहते हैं। हल वर्ण का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन वर्ण। उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, हल या व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखने की चीज़ है। और फिर इसके बाद आप देखोगे, मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ। अगले पेज में आते हैं तो आपको ये सामान्य रूप से स्वर का और व्यंजन का परिचय था। अब हम लेने जा रहे हैं व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर मिलन। देखो, संधि में भी दो अक्षर मिलते हैं और व्यंजन स्वर मिलन में भी दो अक्षर मिलते हैं। जब एक जैसे अक्षर मिलते हैं तो बदलाव आता है, उसे संधि हम कहते हैं। और यदि वो विभिन्न अक्षर मिलते हैं, व्यंजन और स्वर मिलेंगे, तो बदलाव नहीं होगा, इसलिए इसको कहा जाता है मिलन। एक होता है मिलन और एक होती है संधि। तो क्या फ़र्क है दोनों में? मिलन में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं। और संधि में ध्वनि परिवर्तित होती है, ध्वनि परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। खैर, ये कुछ बातें देखो, आजकल क्या है, इस बार जो सीईटी का पेपर आया था, बच्चों ने हल्के रूप में लिया। आजकल बड़ा रिसर्च करके पेपर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि चलते चलते तुम देने जाओगे तो चलते रह जाओगे ज़िंदगी भर, कभी पास नहीं हो सकोगे। तो बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। अब जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, वो किससे? वो प्रश्न पूछ रहे हैं अवधारणा से, भाई क्या कंसेप्ट है इसका। तो आप देखो, जो व्यंजन स्वर मिलन है, परिवर्तन नहीं होता, और संधि में ध्वनि परिवर्तित होती है, ये चीज़ चलता। तो पहले हम व्यंजन स्वर मिलन को देख लेते हैं, क्या है ये। देखिए, हमारे पास क है, इस क में हम मिलाएंगे अ। हमारे पास आ है, उसको क से मिलाएंगे। हमारे पास आ के बाद क्या आती है? ई आती है, उसको मिलाएंगे व्यंजन से। हमने एक व्यंजन लिया है, कौन सा? क नाम का व्यंजन लिया, उसके साथ सारे स्वरों को मिलाएंगे, देखेंगे कैसा बनता है। इसके बाद हमारे पास है क और ऊ, इसके बाद हमारे पास क और बड़ा ऊ, फिर है क और बड़ी री, फिर है क और बड़ी री लेंगे यहाँ पे हम। इसके बाद है क और ए, इसके बाद है क और आई, इसके बाद है क और ओ, इसके बाद है क और औ। समझे? इन सबको मिलाएंगे तो ऐसा बनेगा। देखो, क से अ मिलाया बन गया क से आ मिलाया बन गया का, क से ई मिलाया बन गया की, क से बड़ी मिलाई बन गया की, क से उ मिलाया तो बना कु, क से बड़ा उ मिलाया तो बन गया कु, क से री मिलाया छोटा वाला तो बना क्री। और देखो, एक क से जो बड़ी री मिलाई हमने, बड़ी री भी होती है, पता है। अब ये बड़ी री वैसे तो हिंदी में है नहीं, संस्कृत का है ये, पर पिछली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए सुन लो, थोड़ा सा कान पवित्र कर लो। तो ये वाली री भी होती है। जब ये बड़ी वाली री मिलेगी तो ये क के नीचे जो है ना, वो बनेगा क्री। ये हिंदी में नहीं है, संस्कृत में है ये। फिर भी कई बार पूछ लेते हैं गलती से, वो लोग पूछ लें तो अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाओगे क्या एक प्रश्न के लिए? कोई नहीं सुनवाई है। आपको जानना चाहिए
क्योंकि हिंदी की जो स्रोत भाषा वो संस्कृत है। अपना संविधान है आर्टिकल 351, इस बार आया था 351 के क्वेश्चन आए थे सीईटी में। आर्टिकल 351 कहता है कि हिंदी भाषा संस्कृत से पल्लवित और पोषित होगी, यानी सारा जो भी मैटर लेना है आपको संस्कृत से लेना है, ऐसा आदेश है संविधान का। तो देखो संविधान के आदेश के तहत बहुत सारे शब्द बनते हैं, संस्कृत में ज़्यादा बनते हैं, हिंदी में कम बनते हैं, लेकिन इसका अस्तित्व है, जगह जगह आता है। मैंने कोष्टक में डाल दिया है, ये संस्कृत में ही है ना। अब इसको मिला लेते हैं, क से ए मिलाओगे तो ये ध्यान रखना है ये बनेगा के, और क से आई मिलाओगे ये बनेगा कई, क से ओ मिलाओगे ये बनेगा को, और क से औ मिलाओगे तो ये बनेगा कौ। इस तरह से बना करता है। और यदि हम क से औ मिलाएंगे अनुस्वार वाला तो क्या बनेगा, ये देखिए क से औ मिलाएंगे तो बनेगा कौ, है ना। और यदि आप क से यदि आप अह मिलाते हो तो ये बनता है कह। ये बात यदि आपको बढ़िया से याद नहीं है तो संधि पढ़ना बेकार है, क्योंकि इसको बिना जाने आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो। बढ़िया से याद कर लो। अच्छा, मैंने तो केवल क अक्षर लिया है, केवल क। आने वाले जितने भी अक्षर हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज, य, सबके साथ ये स्वर मिलके अपना अपना रूप बनाते हैं। ये हमें कल्पना कर लेनी चाहिए, है ना, और जान लेना चाहिए कि ऐसे सारे व्यंजनों के साथ होता है। और एक नई बात बताई मैंने आपको, ये भी ध्यान रखना है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, ये कहाँ पूछा जाता है मैं बता दूं आपको। देखो, ये देखो पितृ संधि आई हुई है, ये पितृधन ऋण है ना। तो पितृधन ऋण में क्या है, त है और त के बाद छोटी री है, और ऋण में जो री है ये ऋणा हो गया। दो री आपस में मिलके पता है क्या बनाएंगे, ये बड़ी वाली री बनाते हैं। तो हमारा शब्द बन गया पी त बड़ी री और ण। और इसको जोड़ोगे ना तो क्या बनेगा भाई, क से जोड़ा था तो क में बड़ी री लगी थी, तो से जोड़ दो तो क्या हो जाएगा पितृण बनेगा, है ना। तो अभी श्राद्ध पक्ष खत्म हुए, पितृऋण जब हम तर्पण करते हैं अपने पूर्व पुरुषों को तो हम पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो पितृऋण हमारे कल्चर का शब्द है ना, हमारे व्यवहार का शब्द है। तो पितृऋण, अब बोलचाल में क्या है, पितृऋण ऐसा बोलते हैं, पितृ भैया मैंने पितृऋण चढ़ा हुआ है, मैंने श्राद्ध कर दिया दादाजी का तो मैं पितृऋण उतार दिया, इत्यादि जो शब्द हैं अलग अलग बोलते हैं लोग बाग। पर आप चाहें तो पितृऋण भी बोल सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ इसलिए मुझे बताना पड़ा ये। खैर, अभी हमने क्या बताया आपको, अभी हमने केवल ये बताया व्यंजन स्वर इस तरह से मिलते हैं। अब सारे व्यंजन को लेके सारे स्वर की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप कल्पना से जान सकते हो, समझ सकते हो। अब हम आएंगे संधि के ऊपर, संधि के अगले चरण पे चलेंगे। अब देखो, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखो मेरा लक्ष्य ये रहता है बालक कहाँ कहाँ फंसे हैं। पेपर देखा हुआ होता है मैंने, बालक जहाँ जहाँ फंसते हैं, बालिकाएं जहाँ जहाँ लुढ़कती हैं, वो सब मुझे ध्यान में है। उस हिसाब से खास खास बात बताने का मेरा प्रयास रहता है। एक बार तो हम आपको पहले सामान्य बात बता दें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको कभी अब नहीं अटकेगा, यदि पूछ ले, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस है, पर आप लड़ने थोड़ी जाओगे। संस्थाओं से, संगठनों से, आयोगों से आप लड़ नहीं सकते, तो ऐसा पूछ लेते हैं। और इसमें गलती परीक्षक की होती है। परीक्षक विद्वान होता है, वो संस्कृत भी जानता है, हिंदी भी जानता है, वो ले देगा, पूछ लेता है। वो ये सोचता है कि बालक बेवकूफ़ है, उनको आना चाहिए इतना, ऐसा करके पूछ लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सिलेबस में है ही नहीं, तो उन्हीं की बात मानी भी जाती है। तो ये बात मैंने अलग बताई आपको। और इसी संदर्भ में मैं अगला टॉपिक लूँगा वर्णच्छेद का। ये आप लिख लो, वर्णच्छेद।
देखो मैं सब कुछ व्यवस्थित रूप से बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया नंबर 1, आते ही मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले मैंने बताया आपको इतिहास। प्रश्नों का, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसका इतिहास बनाया। अच्छा गुरु कैसे खोजा जाता उसका जानकारी दी मैंने। दुनिया भर की भ्रांति वो बताया मैंने पहले, है ना। भ्रांतियों में बच्चा जी रहा है, हमने ये बताया। भ्रांति में कैसे बचना है ये बताया मैंने पहला। फिर दूसरे रूप में मैंने ये बताया कि भाई स्वर कौन से होते हैं। फिर हमने 3 रूप में बताया व्यंजन क्या है, ठीक है ना। चौथी बात मैंने बताई इसका उच्चारण क्या है सबका। जो नई बात बताई मैंने, उच्चारण क्या है। क ख ग घ ण नहीं होता है, क ख ग घ ण खाली नहीं होता, क ख ग घ ङ होता है, ये बताई मैंने आपको। च छ ज ज य होता है, ये चौथी बात बताई। और 5वीं बात मैंने ये बताई, जो मैंने पढ़ाया है उन सबको मैं सार में ख़त्म कर रहा हूँ। अब स्वर व्यंजन उच्चारण के बाद मैंने 5वीं बात ये बताई कि व्यंजन और स्वर कैसे मिलते हैं। व्यंजन स्वर मिलन, ये बताई मैंने आपको, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो प्रश्न आएंगे वो इसी पे आधारित आएंगे, और पेपर वाला जो प्रश्न बनाता है वो इन्हीं सब बातों को लेके बनाता है। तो आपके समझ में आ गया कि हम कैसे भ्रांति से बचें। पहले तो क्योंकि सब लोग पढ़ा रहे हैं। होता क्या है, बच्चा जो है वो जानता है 15-20%, यहाँ जो सामान्य टीचर वो जानता है 50-60%। तो 50-60 वाला आदमी हमेशा हावी रहेगा किसके ऊपर, 20% वाले के ऊपर। तो 20% वाले जानने वाले बच्चों को हमेशा लगेगा यार गुरुजी बढ़िया बात बता रहे हैं, हमारा उद्धार हो जाएगा। पर सच्चाई ये होती है कि वो जो टीचर 60% जानता है, वो बता रहा है, उससे सवाल आने वाले ही नहीं होते। आते भी तो 50% आते हैं। सवाल आते हैं डिसाइसिव, हिंदी में कहेंगे निर्णायक सवाल जो हैं वो ऐसे आते हैं, री वाले, या उच्चारण जो बताया मैंने क ख ग घ ङ वाले। अभी और संधि लेंगे हम। संधि 3 तरह की होती है, एक होती है सामान्य संधि, एक होती है क्लिष्ट संधि, एक होती है अपवाद संधि। तो सामान्य, क्लिष्ट, अपवाद, पेपर वाला क्या करता है 50 तो इससे पूछ लेता है, और बच्चा 50, जैसे 8 संधि पूछी, 4 इसमें से आगे बच्चा खुश, और 4 कर दी मैंने। उसको ये नहीं पता कि 2 ये और 2 ये जो संधि है ना, उसको यदि कर दिया तब जाके आप पूरे नंबर हासिल करोगे। आपने 50 ही किया। तो मेरा ध्यान इस पे है कि आप इसको भी सीखो, और ये जो 2-2 आएगा ये इसको भी सीखना है। यानी 25% ये, 25% ये, और 50% ये। 50 से खुश मत हो आप, ऐसे करके चलोगे जब जाके जान पाओगे। मैंने 1 2 3 4 5 बात बताई। अब 6ठी बात बताने जा रहा हूँ मैं। व्यंजन व्यंजन मिलन, व्यंजन व्यंजन संयोजन, संयोग, ये चीज़ बताना जा रहा हूँ आपको। 6ठी बात, इस पे हम बात करेंगे। और अब विश्वास मानो सारे बच्चे, कई अध्यापक भी इसको जानते ही नहीं ठीक से कि है क्या ये है क्या। पता है, संयुक्त व्यंजन के बारे में मैं इस मंच से बोलना चाहता हूँ। संयुक्त व्यंजन के बारे में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो दिमाग ठोकने का मन करता है मेरा कि हे भगवान, ऐसी दशा आ गई है क्या कि लोग हिंदी में 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन मानते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, संयुक्त व्यंजन सैकड़ों होते हैं, है ना। जो लोग 4 संयुक्त व्यंजन मानते हैं उन पे लानत है कि अभी तक उन्होंने मेन बात नहीं समझी। वो पुस्तक लेके किसी संस्कृत के पंडित के पास जाते, पूछते, तो संस्कृत का पंडित उसको आराम से बता देता हिंदी वाले को कि भैया 4 संयुक्त व्यंजन नहीं होते हैं। जब भी 2 व्यंजन मिलते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये परिभाषा है इसकी। 2 व्यंजन मिलते हैं। अब ये बताओ, इतने सारे अक्षर हैं, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
यानी 0 से लेके 9 तक अक्षर मिल के अरबों संख्या बनाते हैं, अरबों बनाते हैं। ये जो डिजिट है ना 9, 10, इससे अरबों संख्या बनती है। तो ये बताओ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ कुल कितने हैं? ये 33-35 हैं। इनसे कितने सारे व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बनेंगे आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते, इतने सारे बनते हैं। कौन कौन से व्यंजन हैं? बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। और दुर्भाग्य है वो लोग पढ़ा रहे हैं और बच्चे उसको रट के जा रहे हैं। और पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और किसको मानते हैं वो कहते हैं त्र ज्ञ क्ष और पता नहीं किसको मानते हैं वो, इसको वो संयुक्त व्यंजन मानते हैं। तो वास्तव में बात ऐसी नहीं है। संयुक्त व्यंजन हजारों की संख्या में है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन की परिभाषा है जब कभी व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये बात फिर से कंसेप्ट वाली बात आ गई। इसको सीख लोगे, आपको तमाम उन लोगों की गलतियाँ पकड़ में आ जाएंगी जो लोग गलत ढंग से, उनकी भी गलती नहीं विचारों की, वो उनके पढ़ाने वाले ऐसे रहे होंगे, थोड़ा बहुत सीख लिया, हिंदी पढ़ाने लग गए। हिंदी की स्थिति बहुत ख़राब है। ये कोई साइंस से कुछ कर लेता, कोई कुछ कर लेता है और हिंदी पढ़ाने लग जाता है, और वो खुद बेवकूफ़ है, दूसरे बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करता है। हिंदी पढ़ाने वाले यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग महामूर्ख हैं, मैं बताऊँ आपको। और ये मुझे पता नहीं था, बच्चे, हमारे बच्चों ने बताया कि सर वो तो ऐसे पढ़ा रहा है, वो ऐसे पढ़ा रहा है, वो ऐसे पढ़ा रहा है। तब पता चला कि वास्तव में यार ये क्या मतलब अंधेरगर्दी मचा रखी है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो बात आ रही है मैं बोलता जाऊँगा। तो देखिए, व्यंजन संयोग यानी संयुक्त व्यंजन जो है ना, संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको बताने चल रहा हूँ मैं। संयुक्त व्यंजन ये हमारा ये 6ठा पॉइंट है। इस 6ठे पॉइंट को मैं बताऊँगा आपको, इसको देखो आप ध्यान से। मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान रखो। मैंने ये बताया, ये बताई बात, ये बताई, ये बताई, ये बताई। अब हम बताने जा रहे हैं 6ठा यानी व्यंजन संयोग। इस पे चर्चा करने जा रहे हैं हम। आओ उस पर बढ़ते हैं, उस पे आते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। क्योंकि जब तक आप संयुक्त व्यंजन नहीं जानोगे तो बहुत सारी संधियाँ ऐसी हैं जो हो नहीं पाएंगी। अब जैसे देखो, क को जब अपन श से मिलाते हैं तो पता है क्या बनता है? तब बनता है क्ष। और इस क में यदि षटकोण का स हमने मिला दिया और अ भी मिला दिया, तब ये बन जाएगा क्ष, क्ष पूरा। और यदि आपने ऐसा किया, क आधा रखा, श पूरा रखा और इसको बनाया, तभी बनेगा क्ष, है ना। दोनों हलंत थे तो हलंत आया। एक हलंत है, श के साथ अ जुड़ा तो क्ष आया, क हलंत है, श जुड़ा तो क्ष आया। इस तरह से ये जुड़ता जाता है। ये हमने 3 बताए। ऐसे ही त के साथ देखोगे आप, त र जब जोड़ेंगे तो बनेगा त्र। इस त्र को ऐसे भी लिखते हैं, बहुत सी किताबों में आजकल ऐसा भी लिखा आता है। तो ये चूँकि ये हलंत है तो ये हलंत होगा। अच्छा, चलिए हम ऐसा नहीं करते हैं, हम त हलंत रखते हैं, र पूरा रखते हैं। र पूरा का मतलब र में अ है, र में अ है तो ये कैसा लिखा जाएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा, त्र या फिर त्र, ऐसा लिखा जाएगा। इसी तरह से हम लेंगे श और र, तो पता है कैसे लिखेंगे इसको? ये बन जाएगा स्र। आप लोगे स और र। इस र को जो है हम अ और मिला देते हैं, तो ये पता है क्या होगा? ये हो जाएगा स लिख लिया आराम से। अब र को यहाँ डालेंगे यूँ, स्र। इसी तरह से
हम और अक्षरों को लेंगे, ज और य लेंगे। यदि ज लिया हमने आधा और य लिया हमने पूरा, दोनों को मिलाए तो क्या बना? ये बन गया ज्ञ, है ना। इस तरह से संयुक्ताक्षर बनते हैं। ऐसे बनाते हुए मैं हजारों की संख्या में चला जाऊंगा, मैं हजारों संयुक्त वर्ण बना दूंगा मैं। ये सब संयुक्त व्यंजन है। इसमें जो पहला अक्षर है क है, इसमें पहला अक्षर क है, इस वाले में पहला अक्षर त है, यहाँ पे श है, यहाँ पे स है, यहाँ पे ज है। इसके अलावा बहुत सारे वर्ण बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा देखो आप, मैं थोड़ी सी बात और नई बात बता दूं आपको। जैसे हमारे पास ट है और र है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा ट्र। ठ के साथ आप जोड़ोगे इसको तो बनेगा थ्र। ड के साथ आप जोड़ोगे तो बनेगा ड्र। ढ के साथ जोड़ोगे तो बनेगा ढ्र। यदि आप द के साथ जोड़ते हो र को तो ये दोनों मिलके बनाते हैं द्र। यदि आप छ के साथ जोड़ते हो र को, ये बनेगा तो बनेगा छ्र, है ना। ये क्या बनेगा? ये बनेगा छ्र। ये देखो, ये बन गया आपका छ्र। लेकिन यदि आप छ में री मिलाओगे तो ये बनेगा छ्री। ये ऐसा बनेगा छ्री। तो छ्र और छ्री में अंतर होता है। संधि में बहुत बार ऐसे शब्द आते हैं। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि साहब अभी आप जैसे जैसे क है, क में यदि मैं र मिलाता हूँ तो ये बनता है क्र। प में यदि र मिलाऊंगा मैं तो बनेगा प्र। मैं सब चर्चा किसकी कर रहा हूँ? संयुक्त व्यंजन की चर्चा कर रहा हूँ। और उन लोगों की आंखें खोल देना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। मैं भी हजारों संयुक्त व्यंजन लिख दूंगा यहाँ पे, हजारों। 4 वालों की बुद्धि खुल जानी चाहिए, कोई 4 नहीं होता, हजारों होते हैं। अब छोड़ो उनको। अब ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि जब भाई क र मिल के क्र बना तो ट र मिल के ऐसा क्यों नहीं बना? ये ट्र ऐसा क्यों बना? क्र ऐसा बना और ट्र ऐसा क्यों बना? ये प्रश्न है हमारा। तो अब इसके प्रश्न के समाधान के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ देखो, हमारे जितने भी अक्षर हैं ना, ये देखो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। देखो हमारे जितनी वर्णमाला के अक्षर हैं, वर्णमाला के अक्षरों में एक डंडा नीचे तक आ रहा है। कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो, क में डंडा ये आ रहा है, ख में डंडा ये आ रहा है, ग में डंडा ये आ रहा है, घ में डंडा ये आ रहा है। यानी कुछ अक्षर ऐसे हैं जिसमें डंडा नीचे तक आता है, कुछ अक्षर ऐसे हैं जिसमें डंडा नीचे तक नहीं आता है। जैसे देखो, ट में डंडा नीचे तक नहीं आ रहा है, ठ में डंडा नीचे तक नहीं आ रहा है, छ में डंडा है ही नहीं छ में, ड में डंडा देखो नीचे तक नहीं आ रहा है, ढ में नहीं आ रहा है। तो हमारा जो वक्तव्य यहाँ पे ये है, तो पाई वाले अक्षर देखो, पाई वाले, पाई मतलब डंडे वाले, और बिना पाई वाले, बिना पाई वाले, पाई वाले और बिना पाई वाले, ये 2 प्रकार के हमारे अक्षर होते हैं। समझे प्यारे? तो इसकी वजह से सारा गड़बड़ी होती जा रही थी। क्या गड़बड़ी हो रही थी? उनको मैं समझाता हूँ आपको। देखो, विद्वानों ने देखा, जब लिपि बनाने वाले विद्वान बैठे थे ना, उनकी कमेटी बैठी थी, तो उन लोगों ने देखा यार, जब हम प पे क मिलाते हैं, यहाँ देखो आप, जब हम प पे र मिलाते हैं तो यहाँ तो स्पेस है, डंडा है, तो हम र यहाँ हम डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है? प्र बन जाता है।
ठीक है। लेकिन जब छ पे हम र मिलाते हैं छ के साथ, तो फिर क्या करें? तो क्या छ में र मिलाने के लिए अब डंडा कहाँ लगाएं? तो उन्होंने समाधान निकाला कि यार इसमें जगह है नहीं कहीं भी, तो अपन ऐसा करेंगे, जिसमें डंडा नहीं है उसमें हंस पाद की तरह ऐसी आकृति बनाएंगे, वो र माना जाएगा। ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया। इसकी वजह से छ में जब हम र मिलाते हैं तो छ ऐसा हो जाता है ना। इसको मैं यहाँ लिखूँगा, ये हमने छ हटा दिया यहाँ से, ये देखो ये हमने छ लिखा, डंडा नहीं है ना इसमें, आगे र है, र पूरा है। अब ये मिलेगा ना, पता है क्या होगा? ये मिलेगा तो अच्छा, ये तभी मिलेगा जब हलंत होगा, आधा होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो देखो छ मिला दिया तो बन गया छ। यहाँ देखो छ में री मिला है तो छरी बना, छ में र मिला है तो छरा बना। क्यों ऐसा हुआ? ये ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया क्योंकि कुछ अक्षरों में डंडे नहीं होते, जिनमें डंडा नहीं होता उनमें र मिलाने के लिए हम ऐसा चिन्ह लगाया करते हैं। ऐसे चिन्ह को हंसपाद कहा जाता है। हंसपाद, हंस का पैर, हंस का जो पैर होता है ना, जो बैठता है हंस, तो ऐसा चिन्ह लग जाता है। इसलिए जब आप इससे मिलाते हो ट्र बनता है, लेकिन जब आप क से मिलाते हो, जब आप यहाँ पे क से र मिलाओगे तो क्या बनेगा? क से र मिलाओगे तो क्र बनेगा, क्योंकि क में डंडा है, ट में, ठ में, ड में, ढ में, द में डंडा नहीं है, इसलिए ऐसा बनेगा। ह इसका अपवाद है। देखो ह में भी डंडा नहीं है, ये देखो ह देखोगे ना, ह में भी डंडा नहीं है, लेकिन ह के साथ जो र जुड़ता है तो ये ऐसा बनता है। देखो ह में चूंकि स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, इसलिए र ऐसा लिखा जाता है। जैसे हमारे शब्द हैं ह्रस्व, दीर्घ या ह्रास, मूल्यों का ह्रास हो रहा है आजकल, ह्रास, ये र से बना है। अच्छा, एक होता है हृदय, तो ह में जो है ना, जब री जोड़ते हो तो री अंदर घुस जाता है, तो क्या बनता है? ये हृदय ऐसा बनता है। तो पहले ये छोटी छोटी बातें जब तक नहीं जानोगे ना, जब तक इनको ध्यान से नहीं देखोगे, तब तक हिंदी आपको हमेशा डराती रहेगी। और ये इसको सीख गए तो संधि क्या, प्रत्यय क्या, सब फटाफट समझ में आ जाएगा। तो आज जो मैंने सारी चीज़ें ली हैं, वो मैंने व्यंजन, संयुक्त व्यंजन संबंधित बात ली मैंने। इन सबको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन देखो, ये संयुक्त व्यंजन है सारा। अच्छा, एक चीज़ और है कि साहब ये सौर को आपने जो लिखा है, तो ऐसा क्यों कर दिया आपने? स्र ऐसा क्यों नहीं लिखा? स्र ऐसा क्यों नहीं लिखा? ये स्र ऐसे कैसे कर दिया? तो ऐसा इसलिए किया, विद्वानों ने देखा यार इस स में जो र मिलाते हैं तो र लगाने के लिए जगह नहीं है, कैसे करें, क्या करें? तब फिर उन्होंने ये नियम बनाया। देखो भाई, इस शंकर जी वाले श को जब हम र से मिलाएंगे तो शंकर जी वाला श ऐसा स नहीं रहेगा, तो कैसा होगा? ऐसा रहेगा, ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा एक नियम बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी श में कुछ मिलाना होता है, तब ये श ऐसा हो जाता है। तो इस स में र मिलाओगे, अब डंडा मिल रहा है यहाँ पे, तो आपके बन जाएगा क्या? ये श्र ऐसा बन जाएगा। तो इसी तरह से जैसे श है और री है ना, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं हो। हालांकि इसको पुराने लोग ऐसे भी लिखा करते थे, पर आजकल इसको ऐसे नहीं लिखा जाता। भारत सरकार ने इसको कहा कि नहीं, ये वाला नहीं लिखा जाएगा। देखो, अक्षरों के बारे में हम कुछ नहीं होते, जो कुछ होता है भारत सरकार का गृह मंत्रालय होता है। गृह मंत्रालय हिंदी को कैसे सिखाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी लिपि कैसे लिखी जाएगी, उसकी एक पूरी मीटिंग होती रहती है, और फिर वो डिसीजन लेते हैं कि ऐसा सही चलेगा, किसका मात्रा छोटी होगी, किसकी बड़ी होगी, ये सब भारत सरकार तय करती है। तो भारत सरकार ने तय किया, स के साथ री मिलाओगे, श्री ऐसा मत लिखो आप। तो स के साथ री मिलाओगे तो ये देखो, ये श पहले ऐसा कर दो स को, और री को मिलाने जा रहे हो तो श्री ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा होगा।
तो सॉरी मिलाएंगे तो श्री ऐसा होगा। आपके पास शब्द होते हैं ना, श्रृंगार वगैरह, ये शब्द, तो श्रृंगार वगैरह ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। और श्रृंगार यदि आप ऐसा लिखते हो, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध नहीं, महाअशुद्ध है, ये मूर्खता की पहचान है ये, तो श्रृंगार ऐसे लिखता है। तो इसका मतलब है कि न तो उसने गुरु की सेवा की है, न इसको किसी ने पढ़ाया है, वो श्रृंगार ऐसा लिखेगा। और जबकि इस तरह से चलोगे आप, तब मतलब जब तक वर्ण नहीं जानोगे ना, तो शब्द शुद्धि वाला, संधि वाला, उपसर्ग वाला, प्रत्यय वाला जो चैप्टर है ना, हमेशा आपका खराब रहेगा। आप 50 कर लोगे, जो बाकी जो 50, जैसे किसी परीक्षा में 4 आ रहे हैं, 2 तो आपको आ जाएगा, बाकी 2 आएगा ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ें थी। तो संधि में जाने से पहले ये बात आपको बढ़िया से सीखनी है, इसको बढ़िया से देखना है। ये यदि आप सीख लिया, जान लिया, तो संधि में आपकी बहुत अच्छी गति रहेगी। इसके साथ साथ में एक बात और बता दूं, संधि कैसे सीखना है। देखो, मैंने पहले ही कहा, मैंने देखा है बहुतों को, कुछ जीके वाला है, वो सब कुछ पढ़ा रहा है, वो ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है, इतिहास भी पढ़ा रहा है, भूगोल भी पढ़ा रहा है, करंट पढ़ा रहा है, वो हिंदी भी पढ़ा रहा है। मैंने कहा वाह भाई वाह, वो सारा गलत सलत पढ़ा रहा है। और बच्चे इतने बेवकूफ़ हैं, हो कर रहे हैं वहाँ पे सारा का सारा, क्योंकि वो डेप्थ में जाके मूल बात नहीं बता रहा है। जो बच्चे जानते हैं उसी में वो आग लगा रहा है। बस नई बात जिसमें बच्चे को आश्चर्यचकित हो जाए, बच्चा कोई नई बात ऐसी हो जो कभी नहीं सुनी हो, वो डिस्कस करता ही नहीं है। वो न तो उसको आती है, न बच्चा जानना चाहता है। तो जब तक आप छिपी हुई गूढ़ बात नहीं जानोगे। अब जैसे देखो, एक प्रश्न आया था पिछली बार, है ना, मैं उसे लेता हूँ। देखो, एक प्रश्न आया था स्वैर। पहले तो आप इसके ये देखो, स्वैर नाम का प्रश्न संधि का आरपीसी ने किसी एग्जाम में पूछा था, टीचर के एग्जाम में पूछा था, अध्यापक के एग्जाम में, शिक्षक के एग्जाम में। अब इसका विकल्प देता हूँ मैं। देखो, इसका विकल्प देता हूँ मैं, स्वर प्लस ईर। दूसरा लेता हूँ मैं स्वधन ईर। तीसरा लूँगा मैं स्वधन एर। और चौथा लूँगा मैं स्वधन ऐर। फिर आपसे कहूँगा कि बताओ भाई किस पे टिक लगा रहे हो आप। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैं क्या बता दूँ, इसको बताने से पहले आप 3 बार टिक लगाओगे ना, 3 बार, तीनों बार गलत टिक लगाओगे, जो बचेगा ना वो उत्तर बचेगा आपके लिए। ऐसी स्थिति है इसकी। तो जब तक देखो, ऐसा नौकरी ऐसे नहीं मिलती है, हर चीज़ की गहराई है बस। और गहराई, तुम तो जयपुर बैठे हो, जयपुर वाले बच्चे तो भाग्यशाली हैं कि हर चीज़ की जानकार यहाँ बैठे हैं। पर आप अच्छा गुरु तो ढूंढो पहले, बढ़िया टीचर मिल जाए आपको, उस विषय की गहराई बता दे, क्योंकि उसी गहराई से पेपर बनते हैं। वो पेपर बने, आपने गहराई से पढ़ी है, आपको याद हो गया, पास हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक रणनीति ये भी है कि भाई 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 में से 2 तो भाई पता नहीं चल पा रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बाकी जो 2 है उसका अच्छा टीचर पकड़ के पूरा सीख लो आप। जैसे आप हिंदी में 100 में से 100 नंबर ले आए, जैसे ऐसा ही है। अब ऐसा ही में यदि ठीक से पढ़े, खास करके मेरे से यदि पढ़े वो ठीक से, उसके 100 में से 100 नंबर आएंगे। तो 200 में से 195, 200 नंबर आने के बाद अब बचा क्या? बचा वो क्या, जी के बचाओ। और जी के में आप यदि 50% भी ले आओ, 100 नंबर ले आओ, 40% ले आओ, मैं कहता हूँ 40% का मतलब कितना हुआ, 100 में 40, 80 नंबर ले आओ। तो 80 नंबर वो ऐसा ही की बात कर रहा हूँ, है ना। तो हिंदी में तो 200 तो हो गए आपके हिंदी के, और आप 80 नंबर ले आए इसके, ये 280 नंबर आ गए।
नंबर बहुत होता है। पिछली जो मेरिट थी वो इससे काफ़ी नीचे थी, काफ़ी नीचे थी। और SC/ST का कैंडिडेट है उसके तो और भी मेरिट नीचे जाती है। ये मेरिट ही नहीं थी, ये मेरिट से काफ़ी ऊंचा बता रहा हूँ मैं। जबकि लाना कितना है, हिंदी में 200 लाया जा सकता है यदि कोई हमसे पढ़ता है तो। और इसमें देखो यानी हिंदी अकेली जो है आपके GK को इतना कवर कर रही है कि आप पूछो मत। तो एक भी विषय को बढ़िया से पढ़ा जाए तो वो विषय किसी और विषय की कमी को ढक देता है, ये चीज़ होती है। अब बच्चे समझाएं कौन कुछ। अब देखो इसमें से जब उत्तर बताओगे आप, अब देखो आप, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। अपवाद होने का कारण स्वर का जो विच्छेद होगा स्वाधीन ईर होगा। जैसे हमारे यहाँ जो संधियाँ होती हैं ना, वो संधियों के बारे में आपको मैं बता दूं। ये संधियाँ इस प्रकार की हैं, देखो आप, ये देखो। एक तो है सामान्य संधि। एग्जाम में इसमें से कितने आएंगे? इसमें 50% आएंगे, 50% आएंगे सामान्य संधि। सामान्य संधि कौन सी है? सामान्य संधि देखो स्वैच्छिक है। इसमें भी गलती हो सकती है, ठीक से नहीं पढ़ा है तो सामान्य में गलती हो सकती है। स्वैच्छिक है ना, हितैषी है, लोकेशणा है, शिशिरर्तु है, हिमालय है। समझे? ये पहले स्तर की संधि है। दूसरे स्तर की संधि देखो आप, दूसरे स्तर में आएगा जैसे राजेश है ना, और फणींद्र है, और तीसरे स्तर की संधि है ये जो बताया मैंने अभी, स्वैर है ना, तीसरे स्तर का है स्वैर। दीनानाथ, या फिर अपन ले सकते हैं अक्षौहिणी, और ले सकते हैं हम पूर्वाह्न। ये तीसरे स्तर की संधि है। तो आपका ये सारा सही जा सकता है। इसमें भी लफड़े होंगे यदि ठीक से नहीं पढ़ा है तो, लेकिन काफ़ी चांसेस सही जाएगा ये। इसमें आप जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। इसमें तो मरे आपका सही नहीं जाएगा, ये बता दूं आपको। वो तुक्का लग गया तो अलग बात है, बाकी इसमें कोई सही जाने वाला नहीं है। ये दोनों संधियाँ कैसी हो गई? अब बताओ, 50% यहाँ से आ रहा है और 50% यहाँ से आ रहा है। ये आपके पूरे सही हो गए, और ये सही नहीं हुए तो आपको नंबर कितने मिले? वही आधे नंबर मिले। आधे नंबर से कोई परीक्षा पास करता है क्या? आधे नंबर से कोई अफसर बनता है क्या? आधे नंबर से कोई सरकारी नौकरी पा सकता है क्या? कभी नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। तो आज मैं अपनी बात को ही समाप्त करूँगा। तो ये संधियाँ सबको करूँगा मैं, है ना। अच्छा, ये तो स्वर की बात की मैंने, फिर व्यंजन है। तो व्यंजन सिखाने के लिए हम जो ये सारी बात लेके आए आपके सामने, बिना पाई वाले, पाई वाले, ये वर्णच्छेद बताया मैंने आपको। ये सारी चीज़ें ये देखो, ये सारा कैसे